हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह शाम को 5:30 बजे यूपी जीके का टेस्ट यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। तो देख सकते हैं कि हम आपको डेली क्लासेस दे रहे हैं। तो भाई जब डेली क्लासेस दे रहे हैं तो चाहे नोटिफिकेशन आपके जाए और चाहे नोटिफिकेशन ना जाए, पढ़ना तो आपको है ही है। तो भाई आप लोग टाइम से आ जाया करें, ठीक है ना। हम तो भाई आपसे यही कहेंगे कि आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहां पर हम आपको लिंक दे देते हैं और आवश्यक जो पीडीएफ होती हैं तो वो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देते हैं। टेलीग्राम है देव जीके ट्रिक, तो आप लोग सर्च कर लीजिए या लिंक से क्लिक करके जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। रेडी है सभी लोग? चलिए, अगर आप लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप है जो कि देख सकते हैं देव जीके ट्रिक है। यहाँ पर देख सकते हैं यूपी जीके की बेहतरीन लाजवाब आपकी पीडीएफ है। बहुत ही कम प्राइस में बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं और आपकी थ्योरी भी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से हमने इसे डिजाइन कर दिया है ताकि जो एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन आपके हैं वो सब कुछ हाईलाइट कर दिया है। अधिकतर क्वेश्चन आपको मात्र यही हाईलाइट वाले से ही मिल जाएंगे, मतलब 80 से 85% जो हमने हाईलाइट किया है वहीं से आपको मिलेंगे। और अगर आप हमारी पीडीएफ लेते हैं तो ये समझिए कि लगभग 100% क्वेश्चन ये आपको हमारी पीडीएफ से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कोई भी प्रैक्टिस उठा के देख लीजिएगा, लगभग क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। इसमें से आपको यहाँ पर लगभग 700 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं और यहाँ पर कंप्लीट आपकी यूपी जीके की थ्योरी है, मात्र 49 रुपये की आपकी है। तो आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं, बेहतरीन आपका कंटेंट है। आप लोग प्ले स्टोर से देव जीके ट्रिक्स सर्च करके भी हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो उससे भी क्लिक करके ये पीडीएफ आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पीडीएफ है, कम दाम में पीडीएफ है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई। एक भी क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए आज, ठीक है। किसी का भी एक भी क्वेश्चन आज गलत नहीं होना चाहिए। तो चलिए बताइए यहां पर आपका आंसर जो आनेगा क्या बन सकता है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना, यहां पर आंसर बनेगा 18 जून 2001 को शुरुआत की गई थी। यहां पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है। तो आप ही बताइए इनमें से सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश है वो किसके लिए है। तो आपके गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक है आपका उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत वर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारत वर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कहां पर की गई थी। तो देखिए भाई आपका जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा, पंतनगर में की गई थी। कहां पर? आपके पंतनगर में। और ये बात है कब की? 17 नवंबर 1960 की बात है। कब? 17 नवंबर 1960 की बात है। ये इस समय जो आपके प्रधानमंत्री थे वो आपके नेहरू जी थे। इन्होंने, याद रखिएगा कि कृषि विश्वविद्यालय जो कि पंतनगर है ना, और ये उत्तराखंड में था, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल आपकी कौन सी है। चलिए उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल इनमें से 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई गेहूं हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेहूं। और इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला है कि लाल मिट्टी पाई जाती है। हमने आपको थ्योरी भी पढ़ा दिया है तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल सरल लगेंगे और उसके पहले भी हमने आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ा दिया है। तो देखिए लाल मिट्टी पाई जाती है आपके कहां पर। तो देखिए भाई 5 का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा मिर्जापुर, आपके झांसी में। तो जो जिसका भी जवाब आ रहा है डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है, मिर्जापुर और झांसी इसका आंसर बनेगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है। चलिए बताइए सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है। यहां पर 6 का ऑप्शन दीजिए। चलिए 9। चलिए 9 को लॉक कर देते हैं। बिल्कुल सही जवाब आया है, सभी का जवाब सी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। चलिए बताइएगा कि पूर्वी क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो फसल चक्र है वो कौन सा है। पूर्वी क्षेत्र में बारिश होती है और बारिश होती है तो धान, मक्का, गेहूं, मतलब आपका जवाब जो हो जाएगा ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। चलिए तो देखिए भाई यहां पर आंसर जो आपका बनेगा क्या हो जाएगा,
उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, ये कहां पर हुई थी? चलिए इसका जवाब देना है, आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? चलिए, ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करता है। क्यों भाई? ये हमेशा कंफ्यूज करता है क्योंकि 1917 में कटरा में हुआ था, इलाहाबाद में, और 1938 में हुआ था कहां पर? आपके लखनऊ में। लेकिन हमने बताया कि आपका जो 1917 वाला है ये सक्सेस नहीं हुआ था। सक्सेस हुआ था कब? तो आपके 1938 वाला सक्सेस हुआ था। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आंसर यहाँ पर उत्तर प्रदेश लगा दिया सॉरी, आपके लखनऊ को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अधिकतर जो आंसर आपका आता है यही आता है और हमेशा ये पूछा जाता है। क्यों भाई? 1938 वाला सफल माना जाता है, इसलिए सफल इसी को मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। उत्तर प्रदेश में यहां पर बताना है क्या हो जाएगा। चलिए भाई, इस क्वेश्चन में देखो भाई, इस क्वेश्चन को अपना जो समझना है लगा लीजिए, क्योंकि 50 जगह पढ़ते हैं, 50 जगह यही मिलता है। संघ मिलता है तो लखनऊ जाते हैं, समिति मिलता है तो प्रयागराज में जाते हैं, लेकिन बहुत जगह तो आपका अब लखनऊ सही किया है। बोलते हैं कि 1938 वाला ज़्यादा सही है। जो सही लगे तो लगा दीजिए, हम क्या करें भाई? प्रयागराज लगा लीजिए, क्या करें? प्रयागराज लगा लीजिए। ठीक है, चलिए जो आपको मानना है तो मान लीजिए भाई, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में जो एग्जामिनर सही करता है वही हम पढ़ा सकते हैं, एग्जामिनर को गलत नहीं कर सकते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? चलिए यहां पर बताइए, क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है, ये किसका है? 9 का ऑप्शन दीजिए। 9 का ऑप्शन जो बनेगा वो ए हो जाएगा, गेहूं का है। किसका है? गेहूं है, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? किसकी अवधि न्यूनतम है? यहां पर देखिए 10 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो 10 का ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर देखिए जो मूंग है ये सबसे कम समय में उगाई जा सकती है। लगभग सभी का जवाब तो सही आ गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका? किसका उत्पादक अग्रणी है? चलिए तो देखिए भाई, यहां पर आपका हो जाएगा गेहूं, गन्ना, आलू, है ना? गेहूं, गन्ना, आलू, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो आपका कौन सा है? तो आप ही बताइए कि प्रथम स्थान जो रखता है वो किसका रखता है 12 नंबर में? आपका जवाब क्या हो जाएगा? 12 नंबर की अगर हम बात करें तो देखो गेहूं और गन्ना, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? पान उत्पादन के लिए विशेष जिला है आपका कौन सा? तो ये है आपका कौन सा? महोबा जाना जाता है। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? किसका सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? गेहूं करता है, आलू करता है, गन्ना करता है, लेकिन फूल नहीं करता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, फूलों का। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जो जिला है वो कौन सा है? देखिए 15 का ऑप्शन क्या बनेगा? 15 का ऑप्शन यहां पर जो बनेगा क्या बनेगा? तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका, इटावा, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, देखिए 16 नंबर आपके पास फिर से आ गया है, लेकिन घुमा फिरा के आंसर तो आपको यही सही किया गया है। पहली बार भी सही किया गया था, यहां पर भी सही किया गया है। तो हमने बताया ना कि जब भी क्वेश्चन आपका आता है तो आंसर इसी को लॉक करना है, बस ये समझ लीजिएगा। ठीक है ना? क्योंकि एग्जाम घुमा फिरा कुछ भी देता है, आंसर इसको सही मानते हैं, क्योंकि हर जगह आपको यही मिलेगा। ठीक है ना? कुछ भी होता है लगा जरूर देते हैं, लेकिन आंसर ये होता है, अधिकतर ये मिला है बस। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? चलिए बताइएगा, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? यार आपसे प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र में से कौन सा है? चलिए यहां पर देखिए 17 का ऑप्शन क्या बनेगा? 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका उत्तरी क्षेत्र। सॉरी, उत्तरी क्षेत्र नहीं होगा भाई, इसका उत्तरी क्षेत्र नहीं होगा, इसका पश्चिमी क्षेत्र होगा। ए नंबर आपका हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र जहां पर बालू वाला एरिया है, और जब बालू होगा तो इटावा लगभग आपका पश्चिमी क्षेत्र पड़ जाएगा, तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? किसका उत्पादक नहीं है? आलू, चावल, गन्ना, गेहूं। तो भाई चावल का नहीं है, चावल में आपका पश्चिम बंगाल पहला स्थान रखता है, इस कारण से ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है?
तो देखो भाई किसका उत्पादन करता है, गन्ना का करता है और आपके आलू का करता है। तो भाई आपका ऑप्शन क्या बनेगा, 1 और 3 इसका आंसर है आपका राइट हो जाएगा, 1 और 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है, प्रथम स्थान पर नहीं है। तो भाई आप ही बताइए कि गेहूं के मामले में तो है, दूध के मामले में है, आंवले में भी है, लेकिन चावल में नहीं है। तो ऑप्शन क्या बनेगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश को कितने सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। चलिए जवाब क्या बनेगा, यहां पर बी हो जाएगा, 9 सशस्त्र जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। आपका जवाब बनेगा यहां पर बी नंबर। ठीक है, जिन लोगों ने भाई वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं कर सकते तो ना करिए। क्यों भाई, शेयर करने के लिए तो नहीं बोलते हैं क्योंकि आप लोग शेयर कर सकते नहीं हैं। किसी के पास शेयर करेंगे तो बार बार कहेंगे पता नहीं किसका लिंक भेज रहे हो, है ना, पता नहीं किस चीज़ को भेजते रहते हो। और जिस दिन ओपन करेंगे और पढ़ने वाली चीज़ होगी तो कहेंगे अच्छा है, दोस्त हमारा बहुत अच्छा है, हमारा ख्याल रखता है कि नहीं। ऐसा होता होगा आप लोगों के पास। अगर आप शेयर करते रहो 1-2 दिन ना, तो बाद में वो कहेंगे कि क्या भेजते रहते हो यार, ऐसे होता होगा, है कि नहीं। चलिए देखो दिया है, प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है। देखो भाई यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, 22 का जो ऑप्शन है, 22 का जो ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा 20 पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा जाता है। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। चलिए बताइए यहाँ पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। कोई क्वेश्चन रह गया है क्या भाई। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किसका है, तो 23 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहां पर दूध का, इसका आंसर आपका ए नंबर है, यहां पर दूध का हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सा है। नकदी फसल बताइए, नकदी फसल क्या है, आलू, गन्ना, गेहूं, दलहन। नकदी फसल की बात किया देखिए 24 नंबर में, तो आपका जवाब बनेगा यहाँ पर गन्ना, ये नकदी फसल है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल आपका कौन सा है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल पूछा है, तो भाई 25 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो देखिए भाई यहाँ पर वाणिज्यिक फसल आपका सी नंबर गन्ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो दलहन फसल जो सर्वाधिक है वो आपकी है किसकी, तो ये है आपकी किसकी, चने का सर्वाधिक है दलहनों में। ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। गेहूं का अधिकतम जो उत्पादन करता है वो कौन करता है, 27 नंबर में। 27 का ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर बनेगा आपका देखिए सी नंबर उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर आप पूछे प्रतिशत के आधार पर, तो प्रतिशत के आधार पर पंजाब ही सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है, तो भाई कहां पर होगी। हमने पढ़ाया है कि आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि श्रमिकता, जो कृषि श्रम उत्पादकता है वो आपके पश्चिमी क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। ऑप्शन बनेगा क्या, डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहते हैं, यहां पर देखिए 29 नंबर में। चलिए तो देखो 1 हेक्टेयर से जिनके पास कम भूमि होती है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहते हैं, जो कि ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिनमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। चलिए 30 का जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ है, मुजफ्फरनगर है, गोरखपुर है, लेकिन झांसी में पॉलीक्लिनिक नहीं है जानवरों के लिए। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की जो बुआई होती है, वो बुआई जो होती है वो आपकी कब होती है। चलिए 31 का ऑप्शन दीजिए, 31 का ऑप्शन क्या बन जाएगा। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। चलिए जून जुलाई, जून जुलाई अप्रैल, देखते हैं ऑप्शन कहां पर है। ऑप्शन दिया गया है आपका सी नंबर, इसका हो जाएगा जून जुलाई के दौरान होती है। याद रखिए जून जुलाई इसका आंसर है आपका राइट हो जाएगा, जून जुलाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका कौन सा है। चलिए यहां पर देखिए आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए अंकित गुप्ता जी, क्वेश्चन नंबर 29, थोड़ा आप ही देख लीजिए, कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो थोड़ा आप ही देख लो। क्यों भाई, क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया था, सीमांत कृषक किन्हें कहते हैं, तो 1 हेक्टेयर कहते हैं, ना कि एकड़ कहते हैं। ठीक है,
जो आप बता रहे हैं ए नंबर, वो एकड़ दिया है, हेक्टेयर होता है तो आपने ध्यान दिया नहीं है, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो हम बताओ क्या करें। चलिए, तो देखो भारत में उत्तर प्रदेश इस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, वो किसका है, तो आपका 32 का ऑप्शन क्या बन सकता है, 32 का ऑप्शन यहां पर बनेगा खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, किसका, खाद्यान्न का ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। यहाँ पर आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला जो आपका है कौन सा है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा भी, आपका जवाब 33 में ऑप्शन बनेगा बी नंबर, ये प्रतापगढ़ इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी। चलिए बताइए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। बताइए भाई, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना लागू की गई थी, ये कब लागू की गई थी, तो यहाँ पर आपका जवाब, यहाँ पर देखो किसान बही, बही से 92 है कहीं पर, ऑप्शन डी दिया गया है, तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, 1992 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में ने किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो किन फसलों को दिया है, इसका मतलब कूट दिया गया है, और कूट दिया है तो आपके सामने कूट दिया गया है। चलिए 35 वाले में देखिए तो आपके आलू और गन्ना, जो कि ऑप्शन क्या है, डी नंबर आलू और गन्ना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है कि राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला कौन सा है, तो भाई संतरे पैदावार जो करता है सासे संतरा और सासे सहारनपुर, तो देखिए भाई सहारनपुर आपके ऑप्शन सी नंबर में मिल चुका है। अगला दिया गया है कि प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेष करके सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की जो किस्म है वो आपकी कौन सी है, तो देखो भाई जिसे जीआई टैग भी मिला है, काला नमक, इसे जीआई टैग भी मिला है, ये सुगंधित चावल की किस्म है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा, काला नमक हो जाएगा। और भाई आप लोग अभी तक हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं तो हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल पीडीएफ आपको मात्र 49 रुपए में दी जा रही है। 700 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू भी हैं, कंप्लीट थ्योरी भी है, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपके हैं, देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने आपके यूपी जीके की पीडीएफ इस प्रकार से कंप्लीट किया है, ठीक है, और हर चीज़ हमने बहुत अच्छे से किया है। देख सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश की पीडीएफ आपको 99 में है, अभी इसकी भी है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, हमने आपको पहले ही बता दिया है ना। देखो यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बस अब आपको सुनना है ना, आपको बस सुनना है और हमें सुनाना है, और ध्यान दीजिएगा हर एक क्वेश्चन जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो देखिए भाई यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश के 10 रामसर साइट आर्द्रभूमि अर्थात स्थल 20 फरवरी 2022 तक की स्थिति के अनुसार, अर्थात ये अपडेट है 20 फरवरी 2022 तक का, ये अपडेट आपका है। तो देखिए भाई यहां पर आपसे पूछे कि सबसे पहले आर्द्रभूमि देख सकते हैं ऊपरी गंगा नदी को मिला था, है ना। दूसरा सरसई नावर झील है, इटावा में है, और नवाबगंज पश्चिम बिहार 2019 में से रामसर साइट में घोषित किया गया। समान पश्चिम बिहार मैनपुरी में रामसर साइट में है। पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार गोंडा में 2009 में से रामसर साइट में। सांडी पश्चिम बिहार हरदोई 2019 में। समस्तपुर पश्चिम बिहार रायबरेली से 2019 में रामसर साइट में शामिल किया गया। और सूर सरोवर जो कि आगरा में है, इसे 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया। हैदरपुर बिजनौर और मुजफ्फरनगर के बॉर्डर में है, 2021 में से रामसर साइट घोषित किया गया। और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि संत कबीर नगर में है, 2022 में नवीनतम है, इसे घोषित किया गया है रामसर साइट में। तो यहां पर 10वां वाला आप लोगों को याद करना है। और आगे पॉइंट, अगला पॉइंट आ गया है जो कि नदियों से जुड़ा हुआ, यहां पर पॉइंट आपको है। देखिए पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश की नदियों का अपवाह तंत्र कैसा है, तो समानांतर है। समानांतर श्रेणी का अनुसरण करती हैं और प्रदेश की लगभग नदियां उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की तरफ प्रवाहित होती हैं। मतलब उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ प्रवाहित होती हैं। अगला दिया गया है भागीरथी नदी उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद अर्थात गोमुख से निकलती है। दूसरा पॉइंट है कि उत्तराखंड के गणेश प्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी नदी से भिलांगना नदी मिलती है। अर्थात जो भिलांगना नदी मिलती है वो आपकी उत्तराखंड के गणेश प्रयाग नामक स्थान पर भागीरथी में मिल जाती है। इसी संगम पर सोवियत संघ के सहयोग से टिहरी परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है ना। और अगला पॉइंट दिया गया है कि भागीरथी की प्रथम सहायक नदी रुद्रगंगा है। नोट करिएगा कि भागीरथी की प्रथम सहायक नदी कौन सी है, रुद्रगंगा है। नए नए क्वेश्चन आज पढ़ने को मिलेंगे, याद रखिएगा। नदियां तो आपने हमेशा पढ़ा है और नए से नए क्वेश्चन भी आज पढ़ने को मिलेंगे। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर भागीरथी से मिल जाती है। अगला है अलकनंदा नदी का उत्तराखंड के संतो पंथताल से
उद्गम हुआ है, अर्थात जो अलकनंदा निकली है वो उत्तराखंड के संतोपंत ताल से उद्गम इसका हुआ है। और आगे बढ़ते हैं, पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है। चलिए, अलकनंदा नदी से सबसे पहले धौली गंगा आकर विष्णुप्रयाग में मिलती है। याद रखिए, अलकनंदा नदी से सबसे पहले धौली गंगा आती है और विष्णुप्रयाग में मिल जाती है। अगला दिया गया है कि पिंडार नदी अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है। याद रखिए, जो पिंडार नदी है वो अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है। मंदाकिनी नदी का अलकनंदा से जो संगम होता है और रुद्रप्रयाग में होता है। अगला दिया गया है कि देवप्रयाग में अलकनंदा के भागीरथी में मिलने के पश्चात बंगाल की खाड़ी तक रास्ता ये गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, अर्थात गंगा नदी ये देवप्रयाग के बाद ही ये जाना जाता है। और आगे बढ़ते हैं कि गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करती है। याद रखिए, जो गंगा नदी है वो आपके मैदानी भागों में कहां से, हरिद्वार से कह सकते हैं, हरिद्वार से ये प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का प्रवेश आपके बिजनौर जिले से होता है। कहां से, बिजनौर जिले से होता है। अगला है, गंगा नदी की कुल लंबाई 2510 किलोमीटर है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 2525 किलोमीटर ही ज्यादा से ज्यादा पढ़ने को मिलता है, ठीक है ना। यह उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से, अर्थात जो गंगा नदी है वो 28 जिलों से होकर प्रवाहित होती है और बिहार में प्रवेश कर जाती है। गंगा नदी में कुछ नदियां हैं जो बाएं से मिलती हैं, कुछ नदियां आपके दाएं से मिलती हैं। तो देखिए भाई, यहां पर कि गंगा की बाएं तरफ से सहायक नदियां आपकी, देखो बाएं की अगर बात करते हो तो ये आपका हो गया। अब बाएं कौन होगा, ये वाला होगा, गोमती नदी, रामगंगा, घाघरा। जबकि दाएं नदी से आपकी मिलती हैं यमुना, कर्मनासा, टोंस, चंद्रप्रभा, ये मिलती है, दाएं से मिलती हैं। अगला पॉइंट दिया गया है, वाराणसी किस नदी के किनारे, अर्थात वाराणसी जो बसा है वो गंगा के कौन से किनारे, तो आपके बाएं किनारे बसा है, ठीक है। कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे बसा है और सबसे बड़ा शहर भी है जो गंगा के किनारे बसा हुआ है। अगला पॉइंट दिया है, यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के बंदरपूंछ के स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश फैजाबाद जो कि सहारनपुर का जिला है, सहारनपुर में आपका है, तो सहारनपुर से होता है यमुना नदी का जो उद्गम होता है। और अगला आपसे दिया गया है कि केन नदी दाएं तरफ से मिलने वाली यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। याद रखिएगा कि जो केन नदी है वो दाएं तरफ से मिलती है, आपकी यमुना में मिलती है ना। बहुत लोग बातों में लगे हुए हैं सिर्फ, क्यों भाई, सब लोग सिर्फ बातें कर रहे हो और कुछ करोगे, पढ़ाई कर लो। अगला दिया गया, यमुना नदी से हमीरपुर के पास, यमुना नदी से हमीरपुर के पास बेतवा नदी आकर मिलती है, अर्थात ये हुआ कि बेतवा नदी यमुना नदी से मिलती है, कहां पर, हमीरपुर के पास मिलती है। अगला आपसे क्वेश्चन दिया गया है कि सिंध, चंबल, हिंडन, टोंस, गिरी, आसन ये नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। अगला आपसे यहां पर दिया गया है, कह रहे यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो यमुना नदी की कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर। यह प्रदेश के 20 जिलों में प्रवाहित होती हुई प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। और अगला दिया गया है, कह रहा आपसे रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा में विलीन हो जाती है। इसी नदी पर काला बांध बनाया गया है, निर्मित किया गया है। कारी नदी को ही आगे चलकर टनकपुर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि नदी के नाम से जाना जाता है, अर्थात उत्तर प्रदेश में, अच्छा जो काली नदी है ना, जो काली नदी है, काली नदी उत्तर प्रदेश में इसका प्रवेश पीलीभीत जनपद से होता है। याद रखिए कि जो उत्तर प्रदेश में जो आपकी काली नदी है इसका प्रवेश पीलीभीत जनपद से होता है, अंतः या घाघरा नदी में मिल जाती है। अगला है, घाघरा नदी को पर्वतीय प्रदेश में करनाली के नाम से भी जानते हैं, याद रखिए। अगला है, घाघरा नदी का उद्गम स्थल तिब्बत पठार पर स्थित मापचा चुंगो हिमनद से हुआ है। अगला दिया गया है कि घाघरा नदी को अयोध्या में सरयू नाम से जाना जाता है। जो घाघरा नदी है यह अयोध्या में सरयू के नाम से जानते हैं। आजमगढ़ के पास घाघरा नदी में तमसा नदी, देखिए आजमगढ़ के पास घाघरा नदी में तमसा नदी मिलती है और देवरिया के पास राप्ती नदी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राप्ती नदी, क्या कह रहा आपसे कि राप्ती नदी का उद्गम स्थल नेपाल के रकुमकोट में है। रोहिणी नदी राप्ती से गोरखपुर में बाईं तरफ से आकर मिल जाती है। अगला आप देखो, आज पढ़ा रहे हैं, कल इसकी का टेस्ट होगा, याद रखेगा। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत की फुलर झील से है। गोमती नदी गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है। हरदोई के भिजवान झील से निकलने वाली सई नदी गोमती की प्रमुख सहायक नदी है। याद रखिए, गोमती की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है, सई नदी। और सई नदी भिजवान झील से निकलती है जो कि हरदोई से है ना, हरदोई से है।
और गंडक नदी पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपसे अगला पूछा गया है कि चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से हुआ है। चंबल नदी अधिक मात्रा में बीहड़ों का निर्माण करती है, जिसे प्रायः अवनालिका अपर्दन कहा जाता है। प्रदेश का इटावा जिला अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित भी होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो आपकी थ्योरी थी वो भी कंप्लीट होती है। थोड़ा बहुत आपके क्वेश्चन और भी हैं, देख लीजिएगा। कह रहा से चंबल नदी इटावा के पंचनदा नामक स्थान पर यमुना से मिलती है। अर्थात जो चंबल नदी है वो इटावा के पास कहाँ मिलती है? पंचनदा नामक स्थान पर यमुना से मिल जाती है। केन नदी का उद्गम स्थल कैमूर पहाड़ियों से होता है और बांदा में यमुना नदी से मिल जाती है। टोंस नदी का उद्गम तमसा कुंड से हुआ है। बेलन नदी प्रयागराज के सिरसा के पास गंगा में मिल जाती है। हिंडन नदी नोएडा के पास यमुना में मिल जाती है। सोन नदी का उद्गम अमरकंटक पहाड़ी अर्थात मध्य प्रदेश से है। ये आपका आज की क्लास हुई। जो लोग भाई पीडीएफ अभी तक नहीं परचेज किए हैं तो भाई पीडीएफ ले सकते हैं। मात्र 49 रुपए में बहुत कुछ मिल रहा है। ठीक है, मतलब बहुत कुछ मिल रहा है। 49 रुपए में आपको ऐसी चीज दे रहे हैं जो आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये है आपके कह सकते हैं जो आपकी देखो हर चीज है आपका, चाहे बांध हो कहाँ पर है, किस राज्य में है ना, सबसे लंबी नहर कौन सी है, कौन सी परियोजना है, ये सब चीजें हमने अपने इस पीडीएफ में ऐड कर दिया है, जो कि मात्र आपको यूपी जीके के मात्र 49 रुपए में पीडीएफ है। 7 से एमसीक्यू भी हैं, कंप्लीट थ्योरी है ना, और इसी के साथ साथ आपकी ग्रामीण परिवेश की भी आपकी थ्योरी है, और जो 99 में है 6 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर भी हैं, है ना, योजनाएं भी हैं। बहुत अगली क्लास में आइए सब लोग। ठीक है, चलिए धन्यवाद सभी को। जय हिंद, जय हिंद सभी को। वंदे मातरम।